9 जून साल 2024 को बेंगलुरु के कामाक्षीपल्लिया में, क्योंकि वहाँ पर एक अपार्टमेंट है तो उस अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मौजूद रहता है। तो 9 जून साल 2024 को इस सिक्योरिटी गार्ड की नज़र अचानक से एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है कि जिससे ऐसा लगता है देखने से कि जैसे कुछ कुत्ते उसको खींच रहे हैं और आपस में उससे छीनने के लिए एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। लिहाजा जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड को ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, सिक्योरिटी गार्ड पास जाकर नज़दीक से देखना चाहता है कि आखिरकार कुत्ते कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खींच रहे हैं और उसके बाद में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड नज़दीक से देखता है तो इसके तो होश उड़ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत पास के ही नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल कर देता है एंड उसके बाद में पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वो कुत्ते जिस चीज़ को खींच रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान की डेड बॉडी थी। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं, सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं। एंड दोस्तों उसके बाद में पुलिस वाले चूँकि उस पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक किया था एंड जितने भी लोग वहाँ पर थे उन सबसे पूछताछ की थी, तो सिंस पुलिस को कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे किसी भी तरीके की कोई पूछताछ पुलिस ने की हो और पुलिस को ये पता चल सका हो कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति कौन है। आमतौर पर इस तरीके के जब इंसिडेंट होते हैं तो पुलिस जिसमें जो कत्ल हुआ है उसकी पहचान नहीं हो पाती, यानी विक्टिम की पहचान नहीं हो पाती है, तो पुलिस वाले आस पड़ोस के जितने भी पुलिस थाने होते हैं उन पुलिस थानों में कॉल कर या फिर मेल या फिर मैसेज कर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं पर किसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई गई है या फिर नहीं लिखवाई गई है। इसी बीच में पुलिस को पता चलता है कि पास ही के एक पुलिस थाने में एक महिला ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है जिसका नाम है रेणुका स्वामी। उम्र लगभग इसकी 30 से 35 साल के आसपास होगी। लिहाजा पुलिस उस महिला को लेती है और तुरंत इस डेड बॉडी के पास लेकर पहुंचती है। जैसे ही डेड बॉडी के पास लेकर पहुंचती है और महिला जब इस डेड बॉडी को देखती है तो वो चीखने लग जाती है, क्योंकि ये महिला पहचान लेती है कि ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना बेटा रेणुका स्वामी है। जब ये माँ अपने बेटे को पहचानती है उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर इस माँ से पूछताछ की जाती है तो ये जो माँ होती है ये बताती है कि दरअसल जो मेरा बेटा है जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई है, दरअसल वो एक अपोलो फार्मेसी में जॉब करता है। बहुत छोटी सी उसकी नौकरी है, किसी से कोई रंजिश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साहब किसने मेरे बेटे की इतनी बेरहमी के साथ में हत्या की है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन कातिल जो भी है वो पुलिस की गिरफ्त में आना चाहिए। जैसे उन लोगों ने तड़पा तड़पा कर मेरे बेटे को मारा है ऐसे ही उन लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। एक माँ के दिल से यही आह निकलती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को अभी तक ये जो केस था ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल केस लग रहा था। और दोस्तों अमूमन इस तरीके के केसेस में पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है उसी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और उसके बाद में जब इस पूरे केस के जो तार थे एक ऐसे व्यक्ति से जाकर जुड़ जाते हैं कि जिसकी वजह से पूरा जो देश था ये पूरा देश हिलने वाला था। दरअसल ये जो लड़का था जो एक बहुत मामूली सी फार्मेसी में एक छोटी सी इसकी जॉब थी, उसकी जो हत्या की गई थी वो इतनी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से की गई थी कि जैसे मानो कि बहुत बड़ी रंजिश का ये शिकार हुआ हो। लेकिन दोस्तों माँ बताती है कि बेटा बहुत ज़्यादा सीधा था, ना उसके किसी से कोई दुश्मनी थी ना किसी से कोई रंजिश थी, और हम तो बहुत सीधे साधे और गरीब लोग हैं, भला हमारा किसी से क्या झगड़ा और क्या रंजिश। इसी बीच में दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को देखने के बाद में पुलिस वालों का कलेजा कांप जाता है। ना रिपोर्ट को सुनने की ताकत घर वालों में थी और ना रिपोर्ट को बयां करने की ताकत पुलिस वालों में थी। दरअसल जो ये रेणुका स्वामी था इसकी ज़ुबान काट ली गई थी और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस हिस्से को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज नहीं किया गया था। जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरीके से चोटों के निशान थे। इतनी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से रेणुका स्वामी का कत्ल किया गया था कि पुलिस ये समझने में ये सोचने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि ये किसी साजिश के तहत मारा गया है या फिर बहुत ही पुरानी रंजिश इसके साथ में निकाली गई है। दोस्तों इसी केस में पुलिस नॉर्मल तरीके से अपनी छानबीन शुरू कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही अगले दिन की तारीख आती है यानी 10 जून साल 2024 और इसी 10 जून साल 2024 को अचानक से पुलिस थाने के अंदर 3 व्यक्ति आते हैं। ये जो तीनों व्यक्ति पुलिस थाने के अंदर आए थे इसमें से एक व्यक्ति का नाम राघवेंद्र था, एक का नाम कार्तिक और एक का केशव मूर्ति। और ये तीनों ही लोग पुलिस थाने में आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साहब पैसों की लेन देन की वजह से हमने इस रेणुका स्वामी का कत्ल कर दिया। पुलिस अपनी छानबीन करे उसके बाद में हम पकड़े जाएं, इसलिए हमने खुद आकर पुलिस थाने में सरेंडर किया है। लेकिन जैसे ही ये बातें पुलिस थाने में बताई जाती हैं, क्योंकि पुलिस वाले जिस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना पुलिस को मोटिव पता था ना कातिल पता था, कत्ल क्यों हुआ, कहाँ हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी ही चीज़ें पुलिस के
एक तरीके से कंट्रोल में नहीं थी और ऐसे में 3 व्यक्ति अचानक से पुलिस थाने के अंदर आकर खुद सरेंडर कर दें कि हमने कत्ल किया है, तो पुलिस के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था। लेकिन अचानक से इसी बीच में वहाँ के जो एसपी होते हैं उनकी इस केस के अंदर एंट्री होती है और जैसे ही वो ये बातें सुनते हैं तो उसके बाद में वो इन तीनों को अलग अलग थाने में बिठाते हैं एंड अलग अलग थाने में बिठाने के बाद में इनसे पूछताछ करते हैं कत्ल कैसे, कहाँ और कब किया था। अब जैसे ही ये सवाल तीनों से अलग अलग तरीके से एसपी साहब पूछते हैं तो ये तीनों एसपी साहब को अलग अलग जवाब देते हैं। क्योंकि दोस्तों आम इंसान में और पुलिस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आम इंसान की निगाह, आम इंसान की परख आम इंसान के लागू होती है, पुलिस की निगाह, पुलिस की परख पुलिस के हिसाब से होती है। लिहाजा एसपी साहब को समझने में देर नहीं लगती है कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। इसलिए तुरंत इस केस को सुलझाने के लिए अब एक टीम का गठन किया जाता है, क्योंकि पुलिस को भी अब ये लग चुका था कि ये जो केस है ये कोई मामूली केस नहीं है, बल्कि ये तीनों किसी प्लानिंग के तहत यहाँ पर आए हैं, यानी किसी बड़ी मछली को बचाने की साजिश की जा रही है। इसलिए इन तीनों की लास्ट लोकेशन, इनके मोबाइल का CDR और इनकी सारी कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो यकीनन दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति का नाम इस केस में सामने आने वाला था जिसे देखने के बाद में आप भी हिल जाएंगे। दरअसल इन तीनों लोगों की पिछले 48 घंटों के अंदर एक नंबर पर लगातार बात हुई थी। पुलिस थाने में आने से पहले जब इन्होंने इस केस के बारे में खुद सरेंडर किया था कि इन्होंने उस रेणुका स्वामी की मामूली से दिखने वाले एक फार्मेसी में जॉब करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी थी, लेकिन उससे पहले एक नंबर पर इनकी लगातार बात हो रही थी और वो नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि वो नंबर एक जो कन्नड़ सुपरस्टार, जो एक चैलेंजिंग सुपरस्टार के नाम से जाने जाते हैं, दर्शन, उनका था। दर्शन कोई छोटे मोटे सुपरस्टार नहीं है, बहुत बड़े सुपरस्टार, ना कि कन्नड़ बल्कि देश और दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम। अब इस केस की दोस्तों आप देखेंगे तो ये केस जो अभी बहुत सिंपल सा केस लग रहा था, अब ये केस एक अलग ही डायरेक्शन में मुड़ चुका था। एक आम से दिखने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाना, 3 लोगों का पुलिस थाने में आकर सरेंडर करना कि हमने हत्या की है, और उसके बाद में एक सुपरस्टार की इन तीनों आम से दिखने वाले लोगों से लगातार टच में रहना, इनसे बातचीत होना, ये कोई आम बात नहीं थी। लिहाजा पुलिस वाले अब तुरंत फैसला करते हैं कि जो दर्शन है, कन्नड़ सुपरस्टार, उनका मोबाइल नंबर लिया जाए और उनकी लास्ट लोकेशन, यानी वो पिछले 48 घंटों में कहाँ कहाँ गए हैं, ये सारी चीज़ें खंगालने की कोशिश की जाए। लिहाजा पुलिस जब इस चीज़ों को खंगालने की कोशिश करती है तो पुलिस को बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। दरअसल साउथ के सुपरस्टार दर्शन और ये जो तीनों लोग थे, यानी राघवेंद्र, कार्तिक और केशव मूर्ति, इन तीनों की और जो सुपरस्टार है इनकी लोकेशन एक जगह पर थी। अब ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि आम से दिखने वाले ये 3 लोग और वही लोग पुलिस थाने में आकर कह रहे हैं कि हमने हत्या की है, और साथ के साथ दर्शन के साथ एक बार इनका मीटअप होना एंड साथ के साथ दर्शन के साथ में इनकी लगातार बात होना, ये पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहराई तक ले जाता है। इसलिए पुलिस वाले भी सोच लेते हैं कि ये केस कोई ऐसा मामूली सा केस नहीं है, शायद इस केस से जब खुलासा हो तो पूरा का पूरा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हिलकर रह जाए। आप लोग इस वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो सुपरस्टार दर्शन थे, इनके बारे में जब पुलिस छानबीन करती है तो पता ये चलता है कि कंट्रोवर्सी से इनका बहुत पुराना नाता है। इनकी शादी साल 2003 में विजय लक्ष्मी के साथ में होती है। साल 2011 में इनकी जो पत्नी विजय लक्ष्मी होती है वो दर्शन के ऊपर एक केस करती है जिसमें मारपीट और लड़ाई झगड़े की बात कही जाती है। साल 2016 में इनकी पत्नी एक और केस दर्शन के ऊपर करती है और साल 2021 में मैसूर में एक वेटर के साथ में झगड़े की भी बात सामने आती है। साल 2022 में एक भारत नाम के प्रोड्यूसर ने इनके ऊपर कुछ लड़ाई झगड़े वाली रिपोर्ट लिखाई थी एंड साल 2023 में दर्शन के ही पड़ोसी ने ये पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि दर्शन ने कार पार्किंग को लेकर उनके साथ में झगड़ा किया एंड उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। बहरहाल ये सारे मामले रफा दफा होते गए और दोस्तों इस केस में जो विजय लक्ष्मी दर्शन की पत्नी थी, उनके और दर्शन के बीच में जो रिश्ते बिगड़ रहे थे, इसके पीछे एक और बड़ा रीज़न था और वो रीज़न था पवित्र गौड़ा। पवित्र गौड़ा कन्नड़ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक बहुत उभरता हुआ नाम थी। वो एक फैशन डिज़ाइनर थी और साथ के साथ वो फिल्मी कैरियर में भी अपने हाथ आजमाना चाहती थी। चूँकि फिल्मी कैरियर उनका कुछ ज़्यादा चला नहीं, इसलिए पवित्र गौड़ा ने शादी कर ली और शादी करने के बाद में वो अपने पति के साथ रहने लग जाती हैं एंड उसके बाद में उन्हें एक बेटी भी होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है पवित्र गौड़ा के पति के साथ बनती नहीं है। आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़े। इसी वजह से पवित्र गौड़ा अपने पति से अलग रहने का फैसला करती हैं। और दोस्तों इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि दर्शन और पवित्र गौड़ा की मुलाकात हो जाती है। दरअसल दर्शन को अपनी मूवी के लिए एक नए चेहरे की ज़रूरत होती है और इसी दौरान पवित्र गौड़ा उनसे टकरा जाती है। किसी रीजंस की वजह से पवित्र गौड़ा को ये मूवी तो नहीं मिलती है, लेकिन वो सुपरस्टार दर्शन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है
और उसके बाद में धीरे धीरे इस तरीके की हवा भी चलने लगती है कि पवित्र गौड़ा और दर्शन के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसको पब्लिकली रिवील नहीं किया गया था। और उसके बाद में साल 2015 में पवित्र गौड़ा एक रील्स अपलोड करती है। इस रील्स में पवित्र गौड़ा अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसमें दर्शन को भी देखा जाता है। अब जैसे ही ये रील अपलोड होती है तो पब्लिकली कुछ बातें चलने लगती हैं। एंड दोस्तों फाइनली इस पे मोहर जब लग जाती है कि जब पवित्र गौड़ा एक रील पोस्ट करती हैं और जो रील दुबई से पोस्ट की गई थी और फाइनली ये रिवील कर दिया गया था। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि पवित्र गौड़ा और दर्शन इनके बीच में रिश्ते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ में टच में हैं। अब जैसे ही पवित्र गौड़ा ने ये रील सोशल मीडिया पर वायरल की थी, क्योंकि दर्शन और पवित्र गौड़ा के रिश्ते को पहले ही लोग थोड़ा ना कहीं जानते थे, इसी वजह से ये जो रील्स होती है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। एंड ये रील जब पवित्र गौड़ा की विजय लक्ष्मी तक पहुंचती है तो विजय लक्ष्मी भड़क जाते हैं। उसके बाद में वो पवित्र गौड़ा के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करती हैं एंड उसके चरित्र पर, उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाती हैं और उसके साथ में ये अपनी फैमिली का एक फ़ोटो भी पोस्ट करती हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि एक तरफ एक मामूली से फार्मेसी में जॉब करने वाले लड़के का मर्डर हुआ और यहाँ पर आप एक सुपरस्टार की निजी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का आखिरकार इस केस के अंदर क्या कनेक्शन है। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, यहीं से इस केस की शुरुआत होती है। दोस्तों साउथ में जो फिल्म स्टार होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। लोग उन्हें एक तरीके से इस तरीके से प्यार करते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी सुपरस्टार को इस तरीके से प्यार नहीं किया जाता है। और दोस्तों जब यहाँ पर साउथ सुपरस्टार दर्शन और उनकी पत्नी जिनका नाम विजय लक्ष्मी था, उनके बीच में जब पवित्र गौड़ा की एंट्री होती है तो यहाँ पर जो फैंस होते हैं वो भी दो धड़े में बढ़ जाते हैं। कुछ फैंस का ये मानना होता है कि जो पवित्र गौड़ा है ये विजय लक्ष्मी और उनके सुपरस्टार दर्शन के परिवार को तोड़ रही है। इसी वजह से जो ज़्यादातर फ़ैन होते हैं वो फ़ैन विजय लक्ष्मी की साइड जाते हैं और पवित्र गौड़ा को उनके ही कमेंट्स में जाकर बुरा भला कहते हैं। इस वजह से कई बार पवित्र गौड़ा ने बहुत ज़्यादा सैड फील किया और कई बार उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया। और दोस्तों इसी कहानी में अब शुरुआत होती है यहाँ पर रेणुका स्वामी की। दरअसल बेंगलुरु के चित्रदुर्गा में रहने वाला ये जो रेणुका स्वामी है ये उन्हीं डाई हार्ड में से एक फ़ैन था जो दर्शन को अपने भगवान की तरह माना करता था और बरसों से वो दर्शन की मूवी को फर्स्ट डे और फर्स्ट शो में ही देखा करता था। और कहीं ना कहीं रेणुका स्वामी भी पवित्र गौड़ा को अपने जो सुपरस्टार, जिसे मैं शाहरुख खान को पसंद करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर शाहरुख खान की फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोई अगर बंदा उनकी फैमिली को प्रॉब्लम्स पहुंचा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा उनके साथ में गलत कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर रेणुका स्वामी को लगने लगा था कि जो पवित्र गौड़ा है ये उनके सुपरस्टार की फैमिली को पूरी तरीके से ब्रेक कर रही है और उनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। और जब कभी भी पवित्र गौड़ा सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट किया करती थी तो उस पर रेणुका स्वामी कमेंट्स किया करता था और उस कमेंट्स में हमेशा ये पवित्र गौड़ा को उसके जो सुपरस्टार दर्शन से उनसे दूर रहने की सलाह दिया करता था और अक्सर उन्हें उनके उस सुपरस्टार का घर तोड़ने का जिम्मेदार ठहराया करता था। दोस्तों जून के फर्स्ट वीक में पवित्र गौड़ा सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट करती है और इसी पोस्ट पर ये जो रेणुका स्वामी था ये कमेंट्स कर देता है और उन्हें एक मैसेज भी करता है और मैसेज में काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलता है। इत्तेफाक से जो पवित्र गौड़ा होती है उनकी नज़र इस मैसेज और इस कमेंट्स पर पड़ जाती है। उसके बाद में वो दर्शन के पास पहुंचती हैं और दर्शन से कहती हैं कि हमें अपने फैंस के बारे में कुछ करना चाहिए क्योंकि हमारे फैंस हमारे रिश्ते को किस तरीके से देखती हैं। बार बार जब पवित्र गौड़ा दर्शन के ऊपर दबाव बनाती है तो दर्शन भी आखिरकार अब अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड उसके बाद में जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो पुलिस की पूछताछ थी उसकी माने तो दर्शन का एक एम्प्लॉय होता है जिसका नाम पवन होता है। पवन ने एक फेक अकाउंट बनाया पवित्र गौड़ा के नाम से और उसके बाद में उसने रेणुका स्वामी से पवित्र गौड़ा बनकर बातचीत शुरू कर दी। और जब रेणुका स्वामी पवित्र गौड़ा के इस फेक अकाउंट के झांसे में आ जाता है तो एक दिन बातों ही बातों में ये अपना नेम एंड एड्रेस उस फेक अकाउंट यानी जो पवन एम्प्लॉय था दर्शन का उसके सामने ये सारी चीज़ें रिवील कर देता है। अब दर्शन को इस रेणुका स्वामी की लोकेशन और इसका एड्रेस मिल चुका था, इसीलिए अब दर्शन जो था ये अपने एक जानने वाले राघवेंद्र को कॉल करता है और उससे इस रेणुका स्वामी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे लेकिन तुम्हें किसी भी तरीके से रेणुका स्वामी को बेंगलोर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद में राघवेंद्र रेणुका स्वामी के बारे में पता करता है, चूँकि जो एड्रेस और नाम सारा चीज़ें तो मिल गई थी, इसलिए राघवेंद्र कार्तिक और केशव मूर्ति जो 8 जून साल 2024 को जब रेणुका स्वामी उस फार्मेसी से अपने घर की साइड में जा रहा था उसके सामने कार लगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने दर्शन और पवित्र गौड़ा है उनके रिश्ते को लेकर कुछ अभद्र कमेंट्स किए हैं,
इसके चलते तुम्हें दर्शन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हम तुम्हें दर्शन के पास ले चलेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर रेणुका स्वामी सोचता है कि उसे उसके चाहते हुए यानी जिसका वो फ़ैन है उससे मिलने का मौका भी मिल जाएगा, इसलिए वो माफ़ी भी मांग लेगा और इस बहाने वो अपने सुपरस्टार से मिल भी लेगा। इसलिए जो रेणुका स्वामी था ये इन तीनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दर्शन उसको क्यों बुला रहा था इस बारे में रेणुका स्वामी को बिल्कुल नहीं पता था। अब ये तीनों लोग गाड़ी से, जो कि बेंगलोर में आरआर नगर एक अपार्टमेंट है, वहाँ पर लेके पहुँचते हैं और उसके बाद में इसे उसी अपार्टमेंट में रखा जाता है और उसके बाद में शाम के 6 बजे तक इसे जूते और चप्पलों और लातों और घूंसों से मारा जाता है। शाम के 6 बजे के आसपास दर्शन वहाँ पर पहुँचता है। रेणुका स्वामी जब दर्शन को अपनी साइड आते हुए देखता है तो उसको लगता है जिस तरीके से मूवीज़ में दर्शन आता है और विलन्स की पिटाई करता है और अपने चाहने वालों को बचाता है, इसी तरीके से दर्शन मुझे बचा लेगा। लेकिन शायद रेणुका स्वामी को ये नहीं पता था कि रील और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दर्शन आता है और उसके बाद में इसको इतना मारा जाता है कि इसकी मौत हो जाती है। बड़ी हैरानी की बात होगी कि जिस समय इसको टॉर्चर किया जा रहा था वहाँ पर उस समय पवित्र गौड़ा भी मौजूद थी। उसके बाद में सुबह के तकरीबन 3 बजे के आसपास इसको लिया जाता है और उसके बाद में इसे उसी नहर के पास फेंक दिया जाता है जहाँ से इसकी डेड बॉडी मिली थी, कामाक्षीपल्लिया में। एंड दोस्तों उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट हिला के रख देती है, क्योंकि जिसके चाहत में रेणुका स्वामी उससे मिलने के लिए गया था उसी ने उसको 15 लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज दी थी एंड उसकी डेड बॉडी को इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया गया था कि कोई दुश्मन भी इस तरीके से किसी के ऊपर वार नहीं करता। जो रेणुका स्वामी था उसकी शादी हो चुकी थी और इसी साल शादी हुई थी और साल के अंत में रेणुका स्वामी शायद पेरेंट्स बन जाता, क्योंकि उसकी जो पत्नी सहाना थी वो पूरा दिन रेणुका स्वामी को कॉल करती रही, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अपने पति से अब शायद कभी मिल नहीं पाएगी। दोस्तों उसके बाद में जब ये डेड बॉडी को वहाँ पर फेंका गया एंड उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र पड़ी, किस तरीके से डेड बॉडी कस्टडी मिली, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसके बाद में 3 लोग पहुँचते हैं, अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते हैं, लेकिन वहाँ के एसपी साहब को शक होता है एंड उसके बाद में पूरा केस खुल के सामने आता है। और जब ये केस खुल के सामने आता है तो हर तरफ इस केस की ही बात चल रही थी। हालांकि बाद में जो गाड़ियों से जिस डेड बॉडी को फेंका गया था उसके ड्राइवर ने भी सारी बात पुलिस को बताई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों गाड़ियों के नंबर मिले थे। बाद में पता लगाया गया कि दोनों ही गाड़ियां इसी दर्शन की थी एंड उसके बाद में मामला जो था वो आगे बढ़ता है। 16 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाता है। जो पवित्र गौड़ा थी उसको फर्स्ट एक्यूज बनाया जाता है और ये जो दर्शन था इसको सेकंड एक्यूज बनाया जाता है। अब चूंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है और साल 2024 का मामला है और अभी साल 2025 चल रही है, जून का मामला है, तो अभी तक इस केस में फाइनली कुछ ऐसी अपडेट तो नहीं आई है कि किसी को कुछ सज़ा सुनाई गई हो, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।